हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुणे समझौते में क्या प्रावधान था। तो देखिए, जितने क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। अब देखिए, जो पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता है, तो इसमें दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। कई बार ये संख्या पूछी जाती है सीटों की, तो आपको याद रखनी है। और देखिए, बात करें ये जो पूना समझौता है, तो ये कब हुआ था, तो ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य हुआ था। कहाँ पर हुआ था, यही पूछा जाता है। तो पुणे की यरबदा सेंट्रल जेल में हुआ था। तो आपको सही पॉइंट याद रखने हैं। कार कौन थे, तो BN राव थे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, BN राव, यानी इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव, याद रखना है। और देखिए, बता दूं कि जो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, कौन थे, तो सचिदानंद सिन्हा थे। स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और निर्मात्री समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। और संवैधानिक सलाहकार मैंने आपको बता दी BN राव थे। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सामान्यतः प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा के बहुमत दल का नेता। तो देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद के दोनों सदनों में से, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में से सदन का एक सदस्य होना आवश्यक होता है, लेकिन लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना भी जरूरी होता है। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री होता है भारत का, तो वह लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, याद रखना है। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कितनी ही बार। काफ़ी आसान है कि भारत में कोई भी ऐसी लिमिट सीमा नहीं है कि एक व्यक्ति 1 या 2 बार प्रधानमंत्री बने, वह कितनी भी बार प्रधानमंत्री बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। तो देखिए, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है, तो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए, लोकसभा में जो प्रधानमंत्री होता है वह बहुमत दल का नेता होता है। लेकिन देखिए, जो लोकसभा की अध्यक्षता करता है, कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोनों याद रखने हैं कि लोकसभा का नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री और अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री कितने समय तक बिना संसद सदस्य रहते हुए भी पद पर बने रह सकते हैं, तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, 6 महीना। तो देखिए, भारत में अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है और वह संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में, इन दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो वह सिर्फ 6 महीने तक ही प्रधानमंत्री रह सकता है। उसे प्रधानमंत्री आगे बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा में से, इन दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, तभी वह प्रधानमंत्री रह सकता है, नहीं तो सिर्फ 6 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहेगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, याद रखना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कब तक पद पर रह सकता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 65 वर्ष की आयु तक। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, यह 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। जब तक इसकी आयु 65 वर्ष हो तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। देखिए, बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के जो सभी न्यायाधीश होते हैं, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, तो इन सभी की रिटायरमेंट यानी कि सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। 65 वर्ष की आयु तक ये सभी अपने पद पर रहते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को केवल महाभियोग यानी कि दुर्व्यवहार या असमर्थता के सिद्ध होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो याद रखना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान वेतन क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2,80,000 रुपये प्रति माह।
तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये प्रति माह वेतन प्लस उसके लिए निर्धारित अन्य भत्ते मिलते हैं। तो याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को प्रति महीना कितना वेतन मिलता है, 2,80,000 रुपये। इसी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होते हैं तो उन्हें 2.5 लाख रुपये प्रति महीने मिलते हैं। चलिए, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो देखिए जो संघ लोक सेवा आयोग है यानी कि यूपीएससी है, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है इसके कर्तव्य कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 320 में है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 320 में। देखिए ये जो संघ लोक सेवा आयोग है यह भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। देखिए अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, तो आपको याद रखना है। और देखिए बात करें कि पहले लोक सेवा आयोग का गठन यानी कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1 अक्टूबर 1926 को पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना यानी कि गठन किया गया था। और देखिए प्रथम लोक सेवा अध्यक्ष कौन थे, तो प्रदीप कुमार जोशी थे, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी का प्रावधान है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 343 में। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। देखिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और देखिए बात करें विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, और भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो ये 2 दिवस कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 11 के अनुसार। तो देखिए अनुच्छेद 11 के तहत संसद को अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बना सकती है। तो भारत में नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 11 के तहत। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, तो उनका नाम है फातिमा बीबी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फातिमा बीबी। इनका पूरा नाम है मीरा साहिब फातिमा बीबी। तो ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। देखिए इसी के साथ ये भारत की पहली महिला न्यायाधीश भी थी, और ये किस राज्य से थी, तो केरल राज्य से थी। यह 6 अक्टूबर 1989 से 24 अप्रैल 1992 तक भारत के सुप्रीम कोर्ट की जज रही थी। तो याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संचित निधि से। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन यानी कि न्यायाधीशों का वेतन, भत्ते, पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी वेतन भत्ते और भारत के राष्ट्रपति का वेतन भत्ता भी संचित निधि पर ही भारित होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो देखिए संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, विधान परिषद को। तो देखिए जो राज्य विधान परिषद होती है यह एक स्थायी सदन है, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत इसके गठन एवं विघटन की व्यवस्था की गई है। तो आपको याद रखना है जो विधान परिषद है ये भंग तो नहीं होती है, ये स्थायी सदन है, लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? तो देखिए इस क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कौन सी संस्था का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नीति आयोग का। देखिए जो नीति आयोग है इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। देखिए इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो आपको याद रखना है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख, संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 79 में। तो देखिए जो भारत की संसद है तो इसके गठन का जो प्रावधान है तो अनुच्छेद 79 में किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी। और देखिए यहाँ पर हम बात करें अनुच्छेद 80 की, तो इसमें क्या है, तो इसमें राज्यसभा की संरचना की बात कही गई है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना की बात कही गई है। तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रिटेन से। तो देखिए भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है तो इसे किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ नीचे कमेंट करके ही बताना आपको वीडियो कैसा लगा। और देखिए अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी लास्ट में, भारतीय संविधान संबंधित या ज्योग्राफी, और आप करंट अफेयर से संबंधित भी सभी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।